बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। और आज की इस वीडियो का एक्सरसाइज 8.2 का ये पार्ट 2 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करेंगे। और इसका जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। बाकी इन तमाम क्वेश्चंस का जो टाइम कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं उस टाइम कोड की मदद से आप उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बाकी जी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं नहीं आ रही, आपकी क्या इस हवाले से राय है, ताकि अगर कुछ चीज़ें बेहतर करनी हो तो मैं उन चीज़ों को बेहतर कर लूँ। अभी हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है जी, उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है और वो लाइन जो है एक पॉइंट से गुजरी है थ्रू, और वो पॉइंट ये वाला है। अच्छा, एक तो ये बात आ गई एंड पैरेलल, और ये जो लाइन है ये पैरेलल है टू दी लाइन। अच्छा, यहाँ पर याद रखना है दो लाइनें हैं, ठीक है। एक लाइन जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है और वो इस पॉइंट से गुजरी है, और दूसरा एक और लाइन है। अब देखा जाए तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। अब जो दूसरी लाइन है उसकी स्लोप भी दी हुई है जो कि -5 है। तो यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये लिख दिया, ये हमारा पॉइंट है जो गिवन है, जिससे जो लाइन पास हो रही है इसको हम x1 y1 कह देते हैं। और दूसरा ये जो स्लोप है दूसरी लाइन है, ठीक है, इसको हम गिवन लाइन कह देंगे। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। ये स्लोप जो हमें दी गई है, स्लोप को आपको पता है m से रिप्रेजेंट करते हैं और स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ठीक है। अच्छा, अब ये मेन हमारे पास फार्मूला समझ लें या इक्वेशन समझ लें जिससे हमने जो है ना वो मेन इक्वेशन जो है फाइंड करनी है। अब इसमें देखा जाए तो ये जो x1 y1 है ये तो हमें गिवन है, लेकिन ये जो m है ये स्लोप हमें गिवन नहीं है। आपने याद रखना है ये जो स्लोप दी हुई है ये आपकी जो गिवन लाइन है उसकी है, जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी बेसिकली हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी स्लोप हम फाइंड करेंगे। अच्छा, अब कैसे फाइंड करेंगे ये हम यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निक समझा देता हूँ। देखें, एज द रिक्वायर्ड लाइन, ये जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, एज द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल, चूंकि वो लाइन पैरेलल है टू द गिवन लाइन के, सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, जो स्लोप इसकी है वही होगी। यहाँ पर ये याद रखना है जब दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप आपस में इक्वल होगी। जो स्लोप गिवन लाइन की है वही स्लोप जो है वो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसकी भी होगी, ठीक है। अब देखें दोनों पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल हैं, दोनों की स्लोप सेम होगी, यानी कि अब लेट्स सपोज एक लाइन ये वाली है गिवन लाइन, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है सपोज वो भी ऐसे ही होगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। डायरेक्शन जो भी इन दोनों की एक दूसरे की हो सकती है लेकिन दोनों पैरेलल हैं। तो ये याद रखना जब पैरेलल होती हैं तो दोनों की स्लोप जो है वो सेम होती है। ये इन्फॉर्मेशन आपकी बुक के पेज 162 के ऊपर सारी लिखी हुई है, आप वहाँ से एक दफ़ा लाजमी रीड करें। अब हमने क्या करना है जी, ये इन्फॉर्मेशन इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो ये हमारे पास y, ठीक है, y माइनस, अब y1 की जगह हम क्या लिखेंगे जी -4, ठीक है। तो ये हमारे पास -4 आ गया इज इक्वल टू m स्लोप, क्योंकि आपने ये वाली लिखनी है, ठीक है, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप भी वही होगी। तो ये आ जाएगा जी -5, फिर ब्रैकेट x माइनस x1 की वैल्यू जो है वो -4 है। तो यहाँ पर आप एक और ब्रैकेट बना के -4 लिख दें, तो आप डायरेक्ट चाहें तो आप +4 भी लिख सकते थे। अब आपने क्या करना है जी, ये हो जाएगा -+4 इज इक्वल टू -5, और ये भी जो है ना माइनस हो जाएगा +4। अब आप -5 को मल्टीप्लाई कर दें, ये -5x, इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा, और ये y +4। आपने कोशिश करनी है जो x वाला है वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये देखें नेगेटिव है, इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इधर आके ये +5x, और फिर हम लिख लेते हैं जी +y, और आगे ये वाला 4, और ये -20 भी आप इधर शिफ्ट करें तो ये +20 इज इक्वल टू कुछ भी नहीं रहा, 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इधर शिफ्ट हो गए। अब आप देखें तो ये 5x + y 20 + 4, ये आपके पास आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी जो है ना लाइन है वो आ चुकी है। तो बेसिकली जो हमारे रिक्वायर्ड लाइन थी उसकी इक्वेशंस ये फाइंड हो चुकी है। ये एक सिंपल सा फार्मूला है। अब नेक्स्ट पार्ट 2 है, थ्रू अ पॉइंट हमारे पास ये है, और यहाँ पर देखें पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर आ चुका है, बाकी वही सारा प्रोसीजर है। ये पॉइंट मैंने लिख लिया जिसको हम x1 y1 कहते हैं,
और ये जो स्लोप है, ये जो गिवन लाइन है जी, उसकी स्लोप है, ठीक है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जो हमने फाइंड करनी है जिस लाइन की इक्वेशन, हमारे पास ये एक फार्मूला होगा। आप देखिए मैंने लिखा है कि एज द रिक्वायर्ड लाइन, जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। सो द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, यहाँ पर ये याद रखना है, जब दो लाइनें इससे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं तो उनके जो स्लोप है, जैसे देखें स्लोप यहाँ पर गिवन लाइन की 1/4 है, तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप क्या होगी, इसी का रेसिप्रोकल, मतलब उलट कर दें, ठीक है, और साथ माइनस का साइन लगाना। देखिए लिखा हुआ है स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। देखें ये एक तो प्लस था, यहाँ पर हमने माइनस लगाया, और दूसरा ये 1/4 है तो इसको हमने 4/1 कर देना है। तो 4/1 करने की जरूरत नहीं है, 4/1 4 ही आएगा। तो ये मैंने साइड पे लिखा है, लेट्स सपोज एक को हम m1 कह देते हैं, एक को हम m2 कह देते हैं। तो अगर एक लाइन की स्लोप m1 है तो दूसरी की फिर कैसे फाइंड होगी, -1/m2, ठीक है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना है। पैरेलल में क्या होता है कि दोनों की स्लोप एक ही जैसी होती है, लेकिन जब परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप जो है वो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाती है। रेसिप्रोकल मीन आप उसी का उलट कर लें, ठीक है। अब आप जो वैल्यूज़ है इस लाइन में पुट करें तो आपके पास जो है ना इक्वेशन फाइंड हो जाएगी रिक्वायर्ड लाइन की। तो y माइनस, अब देखें y1 की जगह आप क्या लिखेंगे, -1, ये -1 आ गया, इज इक्वल टू m की जगह आप क्या लिखेंगे, ये वैल्यूज लिखनी है, ठीक है, -4, ठीक है, और x माइनस x1 की जगह आप क्या लिखेंगे जी, 5, ठीक है, तो ये आ गया 5। अब इसको आप सॉल्व करें तो ये माइनस +1 हो जाएगा, और -4 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा जी -4x, ये माइनस इस माइनस की वजह से हो जाएगा +5 4 20। देखिए नेगेटिव है, इसको आप इधर शिफ्ट करें तो ये +4x, फिर आप y लिख लें +y, फिर इसके साथ +1, और ये +20 इधर आके -20 इज इक्वल टू, इधर दोनों शिफ्ट हो गए इधर तो इधर 0 रहेगा। अब इसको आप सॉल्व करें, 4x + y +1 -20, ये आ जाएगा -19 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी जो है ना रिक्वायर्ड लाइन की जो इक्वेशन है वो फाइंड हो चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट 3 है जी, हैविंग y इंटरसेप्ट। अब देखा जाए तो इसमें जो है ना आपको इंटरसेप्ट दिया हुआ है उस लाइन का, रिक्वायर्ड लाइन का, और वो लाइन पैरेलल है दूसरी लाइन के जिसकी स्लोप दी हुई है। तो यहाँ पर आपने ज़रा देखना है कि आप इसको पॉइंट कैसे बनाएंगे। देखिए y इंटरसेप्ट दिया हुआ है ना, तो इट्स मीन आपका जो x है वो है ही नहीं, वो 0 होगा, और y इंटरसेप्ट आपको 4 दिया हुआ है तो आप 4 लिख लेंगे। आपको पता है पहले x लिखते हैं फिर y होता है, x तो है ही नहीं तो 0 आप काउंट करेंगे, y इंटरसेप्ट आपका 4 हो जाएगा, तो ये आपका पॉइंट बन गया। और इसको आप x1 और दूसरे को आप y1 कह देंगे, और ये जो स्लोप दी हुई है ये आपकी स्लोप ऑफ गिवन लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो मेन आपने इक्वेशंस फाइंड करनी है उसके लिए ये आपके पास फार्मूला है, और मैंने लिखा है जी कि एज द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल। आप क्योंकि जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी वो पैरेलल है गिवन लाइन के, तो जब पैरेलल होती हैं तो दोनों की स्लोप सेम होती है। तो मैंने लिखा हुआ, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है कि लेट्स सपोज आप गिवन लाइन की स्लोप को m1 कहते हैं, दूसरी को m2 कह देते हैं, तो दोनों की स्लोप सेम होगी, ठीक है। यहाँ पर हम m1 m2 नहीं कह रहे, हम सिर्फ m ही कह रहे हैं। सो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की जो स्लोप होगी वो m1/2 ही होगी, जो कि इसकी है। अब आप ये वैल्यूज इसमें पुट करें तो y माइनस, अब y1 की जगह आप क्या लिखेंगे जी, 4 इज इक्वल टू, और m की जगह आपका आ जाएगा जी 1/2, फिर x माइनस x1 की जगह आप 0 लिखेंगे, ठीक है, 0 है हमारे पास। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2y माइनस 4 इज इक्वल टू, ये सारा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा बल्कि x माइनस 0 आप करेंगे तो ये सिर्फ x ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये आप करें जी 2y माइनस 2 4 8 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर देखें x पॉजिटिव है, सो हम इसको आप इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास x, ये +2y इधर आके -2y, और ये -8 इधर आके +8, इधर रह जाएगा 0 क्योंकि ये दोनों इधर शिफ्ट हो गए। अब इस सारी इक्वेशंस को आप इस तरफ लिख लें, ऐसे भी ठीक है, लेकिन इस तरह ज़्यादा बेहतर है कि x माइनस 2y + 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन है जी रिक्वायर्ड लाइन की। नेक्स्ट पार्ट 4 है जी, हैविंग x इंटरसेप्ट। अब आपको x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, यानी कि आप क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट आप लिखेंगे -2, अब y इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, उसकी जगह आप 0 लिख लेंगे। तो इस तरह आपके पास ये x1 और ये y1 बन जाएगा।
और परपेंडिकुलर है जी टू दी लाइन, और जिसकी स्लोप आपको 4 दी हुई है, ये स्लोप जिसको m कहा जाता है स्लोप को, और ये स्लोप ऑफ गिवन लाइन मतलब गिवन लाइन की है। रिक्वायर्ड लाइन के हम खुद फाइंड करेंगे। अच्छा, रिक्वायर्ड लाइन के लिए हमारे पास ये एक फार्मूला है, और स्लोप कैसे फाइंड करेंगे देखें, एज द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर, रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है टू द गिवन लाइन की। सो स्लोप कैसे फाइंड होगी, इसका रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो नेगेटिव लगा लें, ठीक है। अब रेसिप्रोकल लेट्स सपोज 4 बाय, सपोज कर लें 1 लिखा हुआ है, इसको आप 1/4 कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1/4। ये मैंने साइड पे लिख दिया है कि स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कहते हैं आप उसका उलट कर दें जो भी यहाँ पर मौजूद है ऑफ गिवन लाइन के। अब आप यहाँ पर इसमें वैल्यूज पुट करें जी, तो y माइनस, अब y1 की जगह आप क्या लिखेंगे 0 इज इक्वल टू m की जगह आपके पास आ जाएगा -1/4 और x माइनस x1 की जगह आप लिखेंगे -2। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको +2 भी कर सकते हैं, तो चलें इस तरह कर लें। अब ये 4 जो इधर डिवाइड हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4y माइनस 0 इज इक्वल टू, माइनस रह गया ये वाला -1 लिखने की जरूरत नहीं है, x ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अब आप ये साइन अप्लाई कर दें तो ये -x और ये भी माइनस हो जाएगा, इसकी वजह से -2, और ये 4 देखें y माइनस 0 y आएगा, तो y जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4y आ जाएगा। अब ये नेगेटिव है ना, सो इन दोनों को आप इस तरफ शिफ्ट कर लें, तो ये प्लस हो जाएगा x, फिर आप y लिख लें +4y, और फिर ये -2 इधर आके +2 इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों शिफ्ट हो गए अंदर तो 0 रहेगा। तो ये आपके पास जो है ना ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट 5 है जी, थ्रू, अब इस पॉइंट में से वो लाइन गुजर रही है एंड वो परपेंडिकुलर भी है टू द लाइन पासिंग थ्रू। अब देखें पहले हमें क्या दिया जाता था, हमें डायरेक्ट स्लोप दी होती थी, अब स्लोप नहीं दी हुई दूसरी लाइन गिवन लाइन की, बल्कि उसके भी पॉइंट्स दिए गए हैं कि जिससे वो लाइन पास हो रही है। सो यहाँ पर मैंने ज़रा एक दोबारा से लिख लिया कि ये पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है और ये परपेंडिकुलर है जिस लाइन के, उस लाइन के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो ये दिए हुए हैं, मतलब इन पॉइंट से वो लाइन गुजरी है गिवन लाइन, और पिछले पार्ट्स में यहाँ पर स्लोप दी होती थी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हीं दोनों पॉइंट्स की मदद से गिवन लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे। जब स्लोप पता चल जाएगी बाकी वही आपका मेथड होगा जो कि आपने स्टार्ट वाले पार्ट्स में किया है। सो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है। जब गिवन लाइन की स्लोप पता चल जाएगी उसी से फिर हम रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड कर लेंगे और इक्वेशन भी फाइंड हो जाएगी। अच्छा, अब गिवन लाइन की स्लोप इन दोनों पॉइंट से कैसे फाइंड की जाती है, वैसे ही हमने सीखा हुआ है, लेकिन अगर आप दोबारा से देख लें तो हमारे पास फार्मूला होता है जी m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये आपके लिए x1 है, y1 और ये x2 और ये y2 है। ये वैल्यूज इसमें आप पुट करें, y2 माइनस y1 तो -2 -0 हो जाएगा, -2 -0 डिवाइड बाय 1 -3, 1 -3 आ गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये -2 डिवाइड बाय -2 आ जाएगा, दोनों एक जैसे हैं तो ये कट जाएंगे और ये आपके पास सिंपली 1 आ जाएगा। लेकिन ये जो स्लोप फाइंड हुई है ये गिवन लाइन की है, हमें स्लोप चाहिए रिक्वायर्ड लाइन की, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं, तो देखें जी मैंने लिखा कि एज द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर, चूंकि वो लाइन परपेंडिकुलर है टू द गिवन लाइन के, सो अब उसकी जो स्लोप होगी वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, ठीक है। स्लोप m इज इक्वल टू, एक तो माइनस आएगा नेगेटिव, आप रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, लेट्स सपोज ये 1 है ना, तो आप इसके नीचे खुद से 1 लिख लें, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा, लेकिन फिर भी आना तो 1 ही है, तो 1 डिवाइड बाय 1 कर लें बेशक, ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। अब इसको 1 डिवाइड बाय 1 तो ये -1 ही आएगा। सो ये आपकी स्लोप फाइंड हो चुकी है रिक्वायर्ड लाइन की। अब आप जो है ना इक्वेशन भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैंने लिख दिया जी कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। अच्छा, ये याद रखना है कि जो आप इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं वो इस पॉइंट से पास हो रही है, सो ये पॉइंट अब आपका यूज होगा। ये दोनों पॉइंट आपके गिवन लाइन की स्लोप के लिए यूज हुए। अब ये पॉइंट, इस पॉइंट की मदद से हम जो है ना वो इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। अब ये हमारे लिए x1 है और ये y1 है। फार्मूला आपको पता चल चुका है जी कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1 है, ठीक है जी। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो y माइनस y1 की जगह आप क्या लिखेंगे जी 4,
इज इक्वल टू एम की जगह एम स्लोप जो गिवन रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप है वो -1 है, ठीक है, और x माइनस x1 की जगह आप लिख लेंगे -1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें, y-4 इज इक्वल टू -1 और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब इस माइनस को आप अप्लाई करें तो ये -x और इस माइनस की वजह से ये भी -1 हो जाएगा और y-4 इसको प्लस बनाने के लिए आप इधर शिफ्ट कर लें तो ये +x हो जाएगा, फिर आप +y लिखें, आगे -4, ये -1 इधर आके +1 इज इक्वल टू ये दोनों इधर शिफ्ट हो गए तो 0 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे जी, x + y, ठीक है, देखिए -4 + 1 तो ये आपके पास आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो है ना इक्वेशन फाइंड हो चुकी है रिक्वायर्ड लाइन की। नेक्स्ट पार्ट 6 है जी, और ये भी बिल्कुल उसी पार्ट की तरह ही है, जस्ट यहाँ पर अब पहले परपेंडिकुलर था, अब पैरेलल आ चुका है, ठीक है। अब लाइन जिस इस पॉइंट से पास हो रही है एंड पैरेलल टू द लाइन, जो गिवन लाइन है उसकी देखें स्लोप नहीं दी हुई बल्कि उसके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं जिससे वो पास हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने दोबारा से वो लिख लिया कि ये पैरेलल है और ये दोनों पॉइंट्स लिख लिए। देखें सबसे पहले हम इन्हीं दोनों पॉइंट्स की मदद से उस गिवन लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है। जब हमें स्लोप पता चल जाएगी फिर उस स्लोप की मदद से हम रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड करके और इस पॉइंट की मदद से इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। सो ये मैंने लिखा कि फर्स्ट वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है, क्योंकि वो लाइन इस दोनों पॉइंट से पास हो रही है। सो स्लोप का हमारे पास ये फार्मूला है, ये हमारे लिए x1 होगा, ये y1, ये x2 और ये y2। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं जी, तो y2 माइनस y1 तो ये आ जाएगा जी 6 - 2, ठीक है, डिवाइड बाय 6/2 और उसके बाद 3 - 5, आप +5 डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे। 6 - 2 डिवाइड बाय 3, देखें माइनस माइनस +5 हो जाएगा। अब 6 - 2 कर दें जी 4 और 3 + 5 ये हो जाएगा 8। तो ये सॉल्व हो सकता है 4 1 4 4 2 8, तो ये 1/2। तो ये स्लोप फाइंड हो चुकी है जी गिवन लाइन की। अब रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप क्या होगी, बेसिकली देखें अब वो पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो सो आपकी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी यही होगी। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है जी, मेंशन कर दिया कि एज द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, सो इसकी स्लोप जो गिवन लाइन की स्लोप है वही रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी होगी। अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। अच्छा ये याद रखना है, ये पॉइंट हमारे जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपने यूज़ करना है। तो ये हमने लिख लिया। अब हमारे लिए ये x1 है और ये y1 है। एक फार्मूला आपके पास y - y1 इज इक्वल टू m x - x1 है। अब वैल्यूज इसमें पुट करें तो अब y1 की जगह आप क्या लिखेंगे जी -4 इज इक्वल टू m की जगह आप लिखेंगे 1/2 इज आगे ब्रैकेट, फिर x - x1 की जगह आपके पास आ जाएगा 6। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और आगे इसको सॉल्व भी कर दें, y ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा इज इक्वल टू इधर रह जाएगा x - 6। अब यह मल्टीप्लाई करें 2y + 4 8 इज इक्वल टू x - 6। चूँकि देखें x पॉजिटिव है तो हम कोशिश करते हैं x हमारा पॉजिटिव ही रहे, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आपकी जो मेन इक्वेशन है उसका x पॉजिटिव रहना चाहिए। इनको आप इधर शिफ्ट कर लें तो ये x देखें ये जो है ना ये इधर आके -2y और ये +8 -8 हो जाएगा और ये -6 इधर रह जाएगा 0। इसको आप सॉल्व कर लें, x - 2y देखिए -8 -6 ये आ जाएगा -14, तो इधर 0 रह गए। इस सारे को आप इस तरफ शिफ्ट कर लें तो ये x - 2y -14 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन फाइंड हो चुकी है रिक्वायर्ड लाइन की, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू। अब वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है एंड पैरेलल भी है टू दी लाइन। आप देखें आप पिछले कुछ क्वेश्चंस में या तो हमें यहाँ पे स्लोप दी होती थी या फिर 2 पॉइंट दिए जाते थे जिनकी मदद से हम स्लोप फाइंड कर लेते थे। अब यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन है वो उसकी जो है ना लाइन है उसकी इक्वेशन दी हुई है। अब देखें प्रोसीजर सारा वही है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन से स्लोप फाइंड करेंगे गिवन लाइन की। वो जब स्लोप पता चल जाएगी उसी स्लोप से चूंकि कि फिर हम देख लेंगे पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, गिवन लाइन रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड कर लेंगे और इस पॉइंट की मदद से इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। सो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा फर्स्ट वी विल फाइंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अब ये जो गिवन लाइन की इक्वेशन इससे हमने स्लोप फाइंड करनी है। आपने एक तो पहले शुरू वाले पार्ट्स में डायरेक्ट स्लोप दी होती थी,
फिर नेक्स्ट पार्ट में 2 पॉइंट दिए थे, आपने ये सीखा कि 2 पॉइंट्स की मदद से स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि एक इक्वेशन से स्लोप कैसे फाइंड की जाती है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जी हमारे पास स्लोप का, m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। आप सोच रहे होंगे कि ये a क्या चीज़ है और b क्या चीज़ है। ये देखें साइड पे लिखा हुआ है m इज इक्वल टू ये माइनस, इस तरह a क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ x, और b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ y। यानी कि इस इक्वेशन के अंदर जो x का कोफिशिएंट होगा वो आपकी a की वैल्यू है। सो यहाँ पर ये पता चल गया कि a की वैल्यू आपके पास 4 है और b की वैल्यू जो है ना वो हमारे लिए कोफिशिएंट ऑफ y है, तो y का कोफिशिएंट -3 है। सो यहाँ पर b की वैल्यू आपके पास -3 हो जाएगी। आप इसमें वैल्यूज पुट करें, ये माइनस, तो इसी तरह अब a की जगह आप लिखेंगे 4 डिवाइड बाई b की जगह आप लिखेंगे -3। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। इस तरह आपके पास ये स्लोप फाइंड हो चुकी है 4/3। लेकिन ये याद रखना है ये स्लोप जो है हमारे पास गिवन लाइन की है। अब रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप कैसे फाइंड होगी, अब वो यहाँ से देखना है कि वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। अगर वो पैरेलल है तो इट्स मीन जो स्लोप इस गिवन लाइन की है वही स्लोप रिक्वायर्ड लाइन की भी होगी। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। सो ये हमने लिख दिया कि एज द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल, क्योंकि वो पैरेलल है टू द गिवन लाइन के, सो स्लोप रिक्वायर्ड लाइन की भी वही होगी जो कि गिवन लाइन की है। अब हमारा मेन टारगेट जो है वो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू, ये याद रखना है इस पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, अब हमारे लिए ये जो है ये x1 है और ये y1 है। अब फार्मूला आपको भी पता चल चुका है जी कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो y माइनस y1 की वैल्यू देखें जी क्या है, हमारे पास 7 है, इज इक्वल टू m आपके पास स्लोप जो है वो 4/3। फिर आगे x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास है जी 3। इसको आप सॉल्व करें, देखें 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3y माइनस 7 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 4 और x माइनस 3। इनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये 4x माइनस 4 3 12 हो जाएगा। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करें 3y माइनस 3 ये 21 आ जाएगा। अब आप क्या करें, इन दोनों को इस तरफ शिफ्ट कर लें। ठीक है, हमारा x अगर नेगेटिव हो तो हम x को फिर इधर शिफ्ट करते हैं, अगर पॉजिटिव है तो हम इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं 4x। फिर आगे हम लिखेंगे जी -3y और फिर ये साथ ही +21 हो जाएगा और इधर ये -12 इधर रह जाएगा 0। इसको आप लिख लें जी 4x माइनस 3y। देखिए +21 -12 तो ये आपके पास आ जाएगा +9। ठीक है, इस सारे को आप इस तरफ लिख लें 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो है ना वो इक्वेशन फाइंड हो चुकी है रिक्वायर्ड लाइन की। बाकी आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो आपने स्लोप फाइंड की है इसका यहाँ पर एक और मेथड भी है। ठीक है, आप यहाँ से y की वैल्यू को अलग कर ले, y इज इक्वल टू mx प्लस c, उस फॉर्म में ला के आप जो है ना स्लोप तक भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जी फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू। अब वो इक्वेशन इस पॉइंट से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर। आप देखें पिछले क्वेश्चन में पैरेलल था, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर है टू द लाइन। अब इस लाइन से पहले गिवन लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप पता चलेगी तो आगे सॉल्व होगा। फर्स्ट वी विल फाइंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अब इस इक्वेशन से स्लोप फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखा कि फार्मूला हमारे पास है m इज इक्वल टू m इन स्लोप माइनस a ओवर b। अच्छा, a की वैल्यू होती है, देखिए मैंने लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x, ये जो x का कोफिशिएंट है, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी और b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y तो -2 है। तो ये आप जो है ना वैल्यूज पुट करके आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास स्लोप के लिए ये है जी कि आप इसको y के लिए सॉल्व करें, y को अलग करें, मतलब ये -2y है, ये x उधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर 2 को आप शिफ्ट करें, इस फॉर्म में लेकर आए। तो इस तरह अभी आप m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको ये फाइंड करने के बाद थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। देखिए जी माइनस, अब a की वैल्यू आपके पास 1 है और b की वैल्यू आपके पास -2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरह आपके पास ये 1/2 आ गया। अब लेट्स सपोज आप इस मेथड को यूज़ करते हैं, तो जस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखें अब आप पहले इसको ना देखें, इधर y अलग है तो आप इधर y अलग कर लें, तो ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है, तो आप y वाली वैल्यू दे रहने दें, तो -2y इज इक्वल टू x वाली वैल्यू को उधर शिफ्ट करें, तो ये -x हो जाएगा। इसमें तो c इधर कॉन्स्टेंट कोई है ही नहीं। अब हमें सिर्फ y चाहिए, -2 को भी आपने उधर शिफ्ट करना है, तो ये -2 जब इधर शिफ्ट होगा -x डिवाइड बाय -2
माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको आप 1/2x लिख सकते हैं। अब प्लस c जो है ना वो आपका 0 है, ठीक है, अब यूँ लिख लें +0। अब इसको साथ कंपेयर करें, देखें y इज इक्वल टू वाई, फिर इज इक्वल, देखें m की जगह 1/2 बन रहा है, फिर आगे x और प्लस c की जगह 0 है, तो ये m की वैल्यू है 1/2 जो कि हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल जी ये हमारे पास स्लोप फाइंड हो चुकी है गिवन लाइन की। अब हमने रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। अब वो कैसे पता चलेगा, देखिए अब लाइन चूंकि परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि मैंने लिख दिया जी कि एज द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर द गिवन लाइन, सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल। आप बेशक ये ना लिखें, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप अगर डायरेक्ट लिख लेते हैं इसकी स्लोप तब भी कोई मसला नहीं, ठीक है। आप उसकी स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका देखें ये 1/2 है ना, तो उसको आप 2/1 कर दें। 2/1 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 2 ही आएगा, तो ये आपके पास स्लोप फाइंड हो चुकी है। अब आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो ये हमने लिख दिया जी कि इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू, इस लाइन से जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। सो ये x1, ये y1। अब आपके पास जो फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। वैल्यूज इसमें पुट करें जी, तो y माइनस y1 की वैल्यू देखें -1 है, ये -1, फिर आगे m की वैल्यू आपके पास -2 है और x माइनस x1 की वैल्यू -2 है। अब इसको सॉल्व करें तो देखें ये +1 हो जाएगा और ये -2 और ये भी माइनस माइनस +2। 2 को आप मल्टीप्लाई करें तो ये -2x और ये -2 टू द 4 हो गया और ये y +1। देखिए नेगेटिव है ना, इसको आप इस तरफ शिफ्ट करें तो ये 2x हो जाएगा, फिर आप +y लिखें, फिर आप +1 लिख लें और ये -4 इधर आके +4 इज इक्वल टू 0। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 2x + y +5 हो जाएगा, 1 + 4 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास लाइन फाइंड हो चुकी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड हो चुकी है रिक्वायर्ड लाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ठीक है जी, सबसे पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन को जब समझ लेते हैं कि इक्वेशन हमने फाइंड करनी है किसकी जी, ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, सबसे पहले परपेंडिकुलर कहते हैं बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है। अच्छा, अब बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये पॉइंट आप समझे। देखें जी, एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही है। सपोज कर लेते हैं कि एक पॉइंट ये है, ठीक है, और इस पॉइंट को आप अगर इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करें तो ये एक लाइन बन गई। एक पॉइंट आपके पास ये वाला है, इसको बेशक आप ए कह दें, बी कह दें, कुछ भी कह दें, 0 नहीं तो कुछ भी ना बेशक कहें तब भी ठीक है, 0 6। और दूसरा पॉइंट आपके पास है जी 2 -2, ठीक है। तो ये आपके सबसे पहले आपने ये देखना है लाइन बन, फिर मैं इस चीज़ पर आता हूँ। लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन बनी कैसे, ज्वाइनिंग इस पॉइंट को ज्वाइन करने से। अब इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर कहते हैं बिल्कुल सीधा, जो कि इसके साथ 90 का एंगल बनाए, और बाइसेक्टर कहते हैं कि इस लाइन को बिल्कुल हाफ, दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दे। ये नहीं कि आप देखें परपेंडिकुलर तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर आपका इस लाइन के मिड में। बाइसेक्टर कहते हैं कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करे। तो ये देखें, ये आप परपेंडिकुलर भी है और ये इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब सपोज कर लें कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल है, तो इसको हम कहते हैं जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसकी बेसिकली ये जो लाइन है ये वाली, इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब हम क्या कहते हैं, ये मैं चलें यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये लाइन हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे लिए एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक हो गया जी। मैंने चलें लिख भी दिया है साथ, और ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं मिड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं कि वो इसको इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा तब भी जब इसका मिड पॉइंट बनेगा। अच्छा, अब आपसे मैं ये चीज़ कहता हूँ कि अगर आपने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है तो आपने पिछले पार्ट्स में देखा होगा कुछ क्वेश्चंस में कि जब हम इक्वेशंस फाइंड करते हैं तो उसका हमें एक पॉइंट दिया जाता था जिससे वो लाइन पास हो रही होती है। अब ये वाली जो लाइन है ये इस पॉइंट में से पास हो रही है और ये पॉइंट एक मिड पॉइंट है, ये तो हमें पता ही नहीं है। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले वो पॉइंट फाइंड करना होगा जिससे वो रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही है। बाकी जो हमारे पास गिवन लाइन है इसके देखें दोनों पॉइंट्स दिए हुए, इससे फिर हम जो है ना वो इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। उस स्लोप से फिर आगे रिक्वायर्ड लाइन, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप भी इजीली फाइंड हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ आ गई होगी।
अब सबसे पहला टारगेट हमारा ये मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब आपको ये लॉजिक समझ आ गई कि मिड पॉइंट क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि जो कि हमने जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस पॉइंट में से पास होके जा रही है, जैसे पिछले पार्ट्स में वो पॉइंट दिया होता था। सो यहाँ पर ये पॉइंट एज अ मिड पॉइंट बन रहा है। सो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो पहला टारगेट हमारा ये है कि फर्स्ट वी विल फाइंड, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, फर्स्ट वी विल फाइंड मिड पॉइंट। ठीक है जी, मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट आप बेशक लिखते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप लिखते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझना। ज्वाइनिंग आपके कौन कौन से पॉइंट हैं जी, 0, 6 एंड और दूसरा आपके पास 2, -2 है। इन दोनों पॉइंट्स की मदद से आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला होता है जी, मिड पॉइंट को हम एम कह देते हैं। एक्स वाई कैसे फाइंड होगा देखें कि एम इसी तरह, अब x की जगह आप लिखेंगे x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y की जगह y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो ये पॉइंट आपके लिए x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। अब आपका जब ये पॉइंट फाइंड हो जाएगा फिर आप आगे नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। आप वैल्यूज पुट करें जी इसमें, देखिए x1 + x2 तो 0 + 2 हो जाएगा, 0 + 2 डिवाइड बाई 2। फिर y ये आ जाएगा 6, देखें आता है वैसे प्लस, लेकिन चूंकि इसके साथ माइनस है तो ये प्लस माइनस -2 डिवाइड बाई 2। इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो देखें 0 + 2 2 डिवाइड बाई 2, इसी तरह 6 - 2 ये आ जाएगा 4/2। ये मजीद भी सॉल्व हो सकता है, तो ये हमारे पास 1 और ये आपके पास आ जाएगा 2। तो ये पॉइंट फाइंड हो चुका है जिससे लाइन एक्चुअली पास हो रही है। ठीक है, चलें अब वो तो मसला हो गया क्लियर। अब हमारे पास जो गिवन लाइन है ये वाली, इस लाइन के दोनों पॉइंट्स दिए हुए, इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हम पहले गिवन लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे और स्लोप से फिर आगे जो है ना हम देखेंगे, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, फिर आगे वही सारा प्रोसीजर है जैसा कि आप पिछले कुछ क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट अब टारगेट क्या बनेगा जी? सो जी नेक्स्ट टारगेट, नाउ वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन लाइन पासिंग थ्रू। जो हमारी गिवन लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ये आप देख भी सकते हैं, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ठीक है जी, अब हमने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप का आपके पास फार्मूला है m = y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। तो ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। वैल्यूज इसमें पुट करें जी तो y2 यानी कि -2 - 6 आ जाएगा और डिवाइड बाय 2 - 0। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -8 डिवाइड बाय 2 और ये 2 4 8, तो ये -4 आ गया। ये हमारे पास स्लोप फाइंड हो चुकी है गिवन लाइन की। अब रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? अब चूंकि देखें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ये परपेंडिकुलर है दोनों लाइंस, ये लाइन गिवन लाइन और ये रिक्वायर्ड लाइन, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब परपेंडिकुलर होती हैं तो इसकी स्लोप फिर आपको पता है कि इसका आप नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो ये हमने लिख दिया जी कि एज द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर to the given line, so slope of required line is negative reciprocal of given line, यानी कि इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। कैसे जी? देखें नेगेटिव, आप रेसिप्रोकल देखें, सपोज कर लें 4/1 है तो 1/4 हो जाएगा, 1/-4 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सिंपली 1/4 आपके पास जो है ना वो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड हो जाएगी। अब आपका जो मेन टारगेट है कि इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू। अब इस पॉइंट से हमारी रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही है। अब ये पॉइंट कहाँ से है आप सोच रहे होंगे, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था। देखिए यही पॉइंट हमने एज अ मिड पॉइंट फाइंड किया था, क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड लाइन इस पॉइंट में से पास हो रही है और ये पॉइंट एज अ मिड पॉइंट है, इसलिए तो हमने ये सारा मिड पॉइंट पहले फाइंड किया। सो ये हमारे लिए एक पॉइंट है जिससे हमारी रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही है। सो अब आपको पता चल गया जी कि आपके पास फार्मूला आगे क्या होता है। ये आपके लिए x1 और ये y1 होगा और इक्वेशन आपके लिए y - y1 = m x - x1। तो y माइनस आप y1 की वैल्यू आपके पास 2 है जी, = m। m आपके पास जो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आपने फाइंड की है, अभी आपने स्लोप फाइंड की है जी। ये देखें स्लोप ऐसे गिवन लाइन की -4 थी, क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर है इसलिए उसका हमने नेगेटिव रेसिप्रोकल किया तो 1/4 आ चुका है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, 1/4 पुट कर लेंगे। ये 1/4 और x - x1 की वैल्यू हमारे लिए 1 है। अब ये 4 जो डिवाइड हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4y - 2 = x - 1। 4 को आप मल्टीप्लाई करें तो 4y - 4 = 8
इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। एक्स देखें पॉजिटिव है, सो इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं एक्स, इधर आके -4y, -8 इधर आके +8 और ये -1 इज इक्वल टू इधर 0 है। तो ये x -4y ये +7 हो जाएगा। इस सारे को आप इस तरफ लिख लें जी, सॉरी x -4y +7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन फाइंड हो चुकी है जो है ना वो रिक्वायर्ड लाइन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। देखिए जी, क्वेश्चन को भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये मीडियंस क्या होते हैं, एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, फिर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले जी, और ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, आपने जब सोल्यूशन अपना सॉल्व करना है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये लिखा हुआ है। तो देखें जी, मीडियंस क्या होता है। मीडियन एक ऐसी लाइन है, लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन है ज्वाइनिंग मिड पॉइंट, जो कि मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर रही है। अब कौन सा मिड पॉइंट? ऑफ एनी साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी। कहाँ से वो लाइन ड्रा होती है? विद ऑपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन ऑफ ट्राइंगल। मैं आपको यहाँ पर ना एक शेप बना के भी बताता हूँ, फिर हम एल्टीट्यूड को भी सीखेंगे। देखें जी, सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसको हम बना लेते हैं और इसको भी कंप्लीट भी कर लेते हैं। ये हमारे लिए सपोज एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का नाम ए बी एंड सी हम कर लेते हैं। ये एक वर्टेक्स ए है। अच्छा, वर्टेक्स कहते हैं जहाँ पे दो लाइनें आपस में ज्वाइन करेंगी। ये एक वर्टेक्स है और ये भी एक वर्टेक्स है और ये भी एक वर्टेक्स है। जब दो से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम वर्टिसेस वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं जी मीडियंस के ऊपर। देखिए, उसने बोला कि एक ऐसी लाइन है ज्वाइन करती है मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ ट्राइंगल। लेट्स सपोज ये साइड है, इस साइड का सपोज कर लेते हैं जी कि यहाँ पर एक मिड पॉइंट है। अब वो लाइन कहाँ से ड्रा होगी? विद ऑपोजिट वर्टेक्स। इस लाइन के ऑपोजिट वर्टेक्स ये वाला है, ए वाला। तो यहाँ से जो हम लाइन ड्रा करेंगे, ये जो लाइन ड्रा हुई है, ये लाइन जो है ये हमारे लिए एक मीडियंस ड्रा हो चुका है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक ऐसी लाइन है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट। देखें, ये मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर रही है ऑफ एनी साइड ऑफ ट्राइंगल। लेट्स सपोज अभी हमने ये साइड कंसिडर की है। अब इसके अपोजिट साइड पे ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से वो लाइन ड्रा होगी, इसको कहा जाता है मीडियन, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा मीडियन हमारे पास ये वर्टेक्स है, इससे जो लाइन ड्रा होगी, ये सपोज मिड पॉइंट है इस साइड का, तो यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं, ये दूसरा मीडियन हो गया। अब एक ट्राइंगल के अंदर तीन मीडियंस होते हैं। तीसरा जो है ना वो मीडियन सपोज कर लें ये एक मिड पॉइंट है और इसको अगर आप ज्वाइन करें तो ये वर्टेक्स के साथ, तो ये तीनों मीडियंस ड्रा हो चुके हैं। अब आपको ये समझ आ चुका है कि मीडियंस क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि एक मिड पॉइंट है, हमने ए से ड्रा किया। सपोज आप ए से स्टार्ट लें, ए के सामने ये साइड है, तो ये आपका क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये M1 बन जाएगा। इसको हम M मीन मीडियन समझ लें मिड पॉइंट, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं इसको M1 कह रहा हूँ, इसको मैं B से फिर B वाले को M2 कह देता हूँ और C वाला जो है इसको मैं M3 कह देता हूँ। अच्छा, अब एल्टीट्यूड को भी देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल से आगे एल्टीट्यूड जब स्टार्ट करेंगे फिर समझाऊंगा। अभी हमारा सारा वर्क जो है वो मीडियंस के ऊपर होगा। अच्छा, एल्टीट्यूड कहते हैं एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज अ परपेंडिकुलर लाइन। एल्टीट्यूड जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी ड्रॉ किया जाता है इसी वर्टेक्स से ड्रॉ होगा ए से, ठीक है, लेकिन ये परपेंडिकुलर होगा। ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 90 का एंगल नहीं बन रहा। अब जो लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी बिल्कुल सीधी इसके ऊपर 90 का एंगल बनाएगी, उस लाइन को हम कहते हैं एल्टीट्यूड्स। बहरहाल जी, अभी हम ज़्यादा वर्क करेंगे मीडियंस के ऊपर, क्योंकि हमारा सारा वर्क पहले मीडियन पे होगा, फिर हम एल्टीट्यूड्स पे आएंगे। सो अब ए हमें गिवन है तो जो कि हमारे पास 0 और 4 है। बी भी हमें गिवन है 4 और 6। सी भी हमें गिवन है जो कि -2 और -2 है। देखें जी, अब हमने आगे करना क्या, हमने इक्वेशंस फाइंड करनी है मीडियंस की। बेसिकली 3 मीडियन है तो 3 इक्वेशंस फाइंड होगी। तो सबसे पहले तीनों में से हम एक की बात करते हैं जी, ये हमारा मीडियन है ए से लेकर M1 तक, यानी कि AM1 मीडियन की बात हो रही है। तो अब देखें जी, ये हमारा मीडियंस का जब जो इक्वेशंस तब फाइंड होगी, तो एक तो हमें ये देखना है कि ये लाइन जिस पॉइंट में से पास हो रही है, ये भी पॉइंट है लेकिन इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते, इसकी लॉजिक मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम देखें, ये जो लाइन है जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन या मीडियन आप इसको कह सकते हैं, ये इस पॉइंट में से पास हो रही है। ये पॉइंट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये बी और सी का मिड पॉइंट है। जब ये पॉइंट फाइंड हो जाएगा
फिर हम क्या करेंगे, गिवन लाइन हमारे पास ये बी और सी है, इसके लिए इसका हम जो इन दोनों पॉइंट्स की मदद से स्लोप फाइंड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे जी, हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब हम सबसे पहला वर्क हम क्या करेंगे कि ये मिड पॉइंट फाइंड करेंगे जिसमें से ये मीडियन पास हो रहा है। इसी तरह ये मीडियन इस पॉइंट में से पास हो रहा है, ये मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और ये मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है जी, फिर आगे जाके मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमारा जो वर्क होगा यहाँ पर हम जस्ट एक समझने के लिए लिख लेते हैं कि हम वर्क करने लगे हैं जी, वर्क फॉर मीडियंस। ठीक है जी, पहले तो बहुत सारा वर्क होगा, फिर जाके हमारी इक्वेशंस फाइंड होगी। वर्क में हमने सबसे पहला वर्क हमारा कि ये मिड पॉइंट फाइंड करना है ताकि हमारा वो पॉइंट क्लियर हो जाए जिसमें से हमारी लाइन जो है रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट भी तो हमें गिवन है, इसको हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे। देखें, अब अगर लेट्स सपोज हम जो है ना इस पॉइंट की मदद से हम फाइंड कर लेते हैं, तो अब हमें ये नहीं पता कि ये लाइन जो है ना परपेंडिकुलर है या पैरेलल है इस लाइन के। अब देखें, पैरेलल तो नहीं है, परपेंडिकुलर भी हम नहीं कह सकते, तो इसलिए फिर हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बहरहाल ये आगे जाके मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अभी आप क्या करें, M1, M2 और M3 फाइंड करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमने फाइंड करने हैं जी मिड पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। अब पहला मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे M1। M1 किसका मिड पॉइंट है, बी और सी का। सो हमने हेडिंग बना लीजिए कि मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट M1 है। अब हमें इसमें बी और सी की जरूरत पड़ेगी। मिड पॉइंट का हमारे पास ये फार्मूला है M1 इसको हम कहते हैं XY। M1 इसी तरह x की जगह x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y की जगह y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है जी। अब इसमें ये वैल्यूज पुट करें, x1 x2 तो 4। देखिए, वैसे हमने प्लस लिखना था क्योंकि इसके साथ माइनस है, तो ये 4 - 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और y1 y2 6 - 2, वैसे प्लस लिखना था क्योंकि इसके साथ माइनस है, 6 - 2 डिवाइड बाई 2। अब इसको अगर आप सॉल्व करें जी, तो ये 4 - 2, ये 2 डिवाइड बाई 2, 6 - 2 4 बाई 2। इसको मज़ीद सॉल्व किया जाए तो ये हमारे पास M1 आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास M1 जो मिड पॉइंट है ये फाइंड हो चुका है। ठीक है, जिसमें से हमारी लाइन जो है वो पास हो रही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे जी कि नेक्स्ट मिड पॉइंट फाइंड करेंगे M2 का। और M2 किसका मिड पॉइंट है, AC का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। सो ये हमने हेडिंग बना ली मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, जो कि M2 है, और ये हमने A और C भी लिख लिया है। मिड पॉइंट का हमारे पास ये फार्मूला है, M2 एज अ मिड पॉइंट है जी। अब देखें, ये x1 y1 x2 और y2 ये वैल्यूज आपने इसमें पुट करनी है। x1 प्लस x2 तो 0 - 2, वैसे प्लस लिखना था क्योंकि इसके साथ माइनस है, तो 0 - 2 डिवाइड बाई 2। इसी तरह y1 y2 तो 4 - 2 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास -2/2 और ये 2/2 आ जाएगा, और फाइनल ये -1 और ये 1 आ जाएगा। अब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है जी M3 जो मिड पॉइंट है AB का। सो ये हमने लिख लिया जी मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, A लिख लिया है, B लिख लिया है, और ये x1 y1 x2 और y2 और ये मिड पॉइंट का फार्मूला भी लिख लिया है। अब देखें, x1 x2 यानी कि 0 + 4 डिवाइड बाई 2। इसी तरह y1 y2 तो 4 + 6 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे लिए 4/2 और ये 10/2। मज़ीद सॉल्व करें तो ये 2 और 5, ये तीनों मिड पॉइंट्स हमने फाइंड किए। अब ये क्यों फाइंड किए, इसकी लॉजिक भी आगे जाके आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, यानी कि वो ये पॉइंट हमें फाइंड हो चुका है जिसमें से हमारी लाइन पास हो रही है। अब उसके बाद जो गिवन लाइन है उसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इस स्लोप के लिए ये 2 गिवन लाइंस है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन इसके लिए ये जो है ना गिवन लाइन है और ये हमारी लिए रिक्वायर्ड लाइन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आप कह रहे थे। इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हमने क्या करनी है जी, स्लोप फाइंड करनी है। एक तो ये हो सकता है प्रोसीजर, लेकिन अगर लेट्स सपोज हम इन दोनों की स्लोप फाइंड करते हैं तो उससे फिर हमें इस स्लोप गिवन लाइन से हम रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अब हमें क्या पता है कि ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, क्या है। तो इसलिए हमने इस लाइन की अब स्लोप नहीं फाइंड करनी, बल्कि अब हम डायरेक्ट इस जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है इसकी हम स्लोप फाइंड करेंगे। इसीलिए तो ये हमने M1 फाइंड किया है। अब हमारे पास ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है। इन दोनों पॉइंट की मदद से डायरेक्ट हम स्लोप जो फाइंड करेंगे वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन की होगी। ये इसलिए मैंने आपको कहा था कि हम M1, M2 और M3 फाइंड कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब हम स्लोप्स फाइंड करेंगे A M1 की, इसी तरह B M2 की और C M3 की। जो स्लोप हमारी फाइंड होगी वो डायरेक्ट हमारी रिक्वायर्ड लाइन की होगी। ठीक है,
लेकिन पिछले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहाँ पे वो डायरेक्ट गिवन लाइन की होती थी, वहाँ से फिर हम उसको देखते थे कि वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, और फिर गिवन लाइन रिक्वायर्ड लाइन की फाइंड करके सॉल्व करते थे। सो अब नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो हमारा टारगेट होगा जी स्लोप्स का। आप स्लोप्स फाइंड करेंगे और फिर हमारी इक्वेशंस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। स्लोप्स सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जी ए से लेकर M1 तक जो हमारे पास लाइन है, या मीडियन भी इसको आप कह सकते हैं। सो हेडिंग में ला लेते हैं। सो ये लिख लिया जी स्लोप ऑफ मीडियन AM1, ठीक है। अब इसके लिए हमें ए और M1 चाहिए। ए में गिवन है, M1 अभी जो हमने मिड पॉइंट फाइंड किया है। अब ये X1, Y1, X2 और Y2 स्लोप का फार्मूला क्या है जी हमारे पास। अब स्लोप चूंकि हम फाइंड कर रहे हैं AM1 की, इसके साथ मैंने छोटा सा लिख दिया है AM1, ठीक है। फार्मूला इसका ये है Y2 माइनस Y1, X2 माइनस X1। वैल्यूज पुट करें जी, तो 2 माइनस 4, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जी 2 माइनस 4 डिवाइड बाय X2, यानी कि 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। इसको अगर आप सॉल्व करें अब तो देखें 2 माइनस 4 ये आपके पास आ जाएगा जी -2, 1 माइनस 0 1। तो फाइनल अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है वो -2 जो है वो स्लोप आ चुकी है। अब हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि जी वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर, डायरेक्ट हमने जो है ना वो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड कर लिया है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें स्लोप फाइंड करते थे, फिर ये देखते थे कि ये लाइन उसके परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, फिर उसके हिसाब से आगे चलते थे। लेकिन यहाँ पर हमने इसीलिए तो मिड पॉइंट फाइंड किया है पहले, ताकि हम इन दोनों पॉइंट्स की मदद से डायरेक्ट इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लें और आगे उसमें जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसमें पुट कर लेंगे। सो अब नेक्स्ट हमारा टारगेट जो है वो हमने स्लोप फाइंड करनी है BM2 की, ठीक है। ये पॉइंट भी हमें गिवन है, M2 भी हम फाइंड कर चुके हैं। इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे इस मीडियन की। सो हमने लिख लिया जी स्लोप ऑफ मीडियन BM2। इसमें हमें B चाहिए और M2 चाहिए। B तो हमें गिवन है, M2 हमने ये ऊपर फाइंड किया हुआ है। वैल्यूज लिख लिया X1, Y1, X2, Y2। अब स्लोप का जो फार्मूला है जी, स्लोप चूंकि BM2 की है तो मैंने साथ छोटा सा BM2 लिख लिया है। स्लोप M को कहते हैं और ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करनी है, तो Y2 माइनस Y1 यानी कि 1 माइनस 6, ठीक है, और X2 माइनस 1 तो -1 -4 आ जाएगा, और ये -5 डिवाइड बाई -5 तो ये 1 आ गया। इसी तरह अब हम स्लोप फाइंड करेंगे मीडियन CM3 की, ठीक है जी। अब हमारे पास ये CM3 लिख लिया, ये ऊपर फाइंड किया था, फार्मूला भी लिख लिया, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखें Y2 माइनस Y1 तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, 5 माइनस, देखें ये माइनस में आप डायरेक्ट इसका +2 कर लें, ठीक है। इसी तरह X2 माइनस X1, X2 आपके पास 2 है और फिर आपने लिखना है माइनस, तो इधर भी माइनस है तो ये +2 हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास 5 + 2 ये 7 डिवाइड बाय 4। तो ये आपके पास जो है ना ये स्लोप फाइंड हो चुकी है नेक्स्ट जो मीडियन है उसकी। आप देखें जी अगर हमें स्लोप्स पता चल जाए तो हम इजीली इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखें मैंने लिखा है इक्वेशन ऑफ मीडियन। मीडियन का नाम क्या जी, AM1 पासिंग थ्रू। ये मीडियन किससे पास हो रहा है, अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो आप मिड पॉइंट भी आप कह सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप ए भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मीडियन है वो ए में से भी पास हो रहा है और M1 में से भी पास हो रहा है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ए भी यूज़ कर लें या M1 यूज़ कर लें, आपकी इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। सो मैं यहाँ पर M1 को ही यूज़ कर रहा हूँ। तो देखें जी मैंने लिखा कि इक्वेशन ऑफ मीडियन जिसका नाम AM1 है पासिंग थ्रू, बेसिकली मीडियंस की इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो ये पहले मीडियन के हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया, अब ये हमारे लिए X1 है और ये Y1 है। अब इक्वेशन के लिए आपके पास एक सिंपल सा जो फार्मूला है जो आप यूज़ करते आ रहे हैं वो क्या है कि y माइनस Y1 इज इक्वल टू MX माइनस X1, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें तो देखें y माइनस Y1 आपके पास क्या है G2 इज इक्वल टू M आपकी स्लोप होगी इस मीडियन की। स्लोप आपने डायरेक्ट देखें ये फाइंड की हुई है जो कि क्या है -2, फिर x माइनस X1 आपके पास क्या है 1। इसको अगर आप सॉल्व करें आप तो ये आपके पास बनता है जी -2x और ये +2 हो जाएगा। इसी तरह ये y -2, इस -2x को आप इधर लें तो ये +2x, फिर आगे +y -2 और ये +2 भी इधर आके -2 इज इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये 2x + y -4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो मीडियन था AM1
उसकी इक्वेशन जो है वो फाइंड हो चुकी है। अब नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मीडियन जो कि BM2 है, इसकी हम इक्वेशन फाइंड करने लगे हैं और ये पासिंग थ्रू, आप चाहें तो इसका मिड पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका B पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब फार्मूला आपके पास क्या है जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। वैल्यूज पुट करें तो y माइनस y1 आपके पास जो है वो 1 है, m आपके पास जो है आपने इस मीडियन की स्लोप फाइंड की हुई है जो कि 1 है। ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस x1 आपके पास क्या है, -1। आप चाहें तो इसको वो ये माइनस और ये माइनस डायरेक्ट +1 कर दें। 1 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये x +1 और ये y -1, ये x इसको आप इधर शिफ्ट करें -y, ये -1 इधर आके +1 और ये +1 इधर 0, इस तरह x माइनस वाई प्लस 2 आ जाएगा और इधर 0। इसको आप चेंज कर लें, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास नेक्स्ट जो मीडियन है उसकी इक्वेशन भी फाइंड हो चुकी है। अब नेक्स्ट तीसरा जो मीडियन है उसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमने बना लीजिए कि इक्वेशन ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू M3 भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो C भी यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 5 है और m जो हमने स्लोप फाइंड की हुई है इस मीडियन की जो कि है 7/4 और x माइनस x1 हमारे पास जो है वो 2 है। ये जो 4 डिवाइड हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 y माइनस 5 इज इक्वल टू इधर 7x माइनस 2 हो जाएगा। 4 को आप मल्टीप्लाई करें जी तो ये 4y माइनस 420 और ये 7x माइनस 7 टू इधर 14। तो ये 7x इसको इधर शिफ्ट करें -4y और ये +20 और इधर -14 इधर रह जाएगा 0। तो इस तरह ये 7x माइनस 4y प्लस और 20 माइनस 14 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। इसको आप तरतीब से ज़रा लिख लें, 7x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो थर्ड मीडियन है उसकी इक्वेशन भी फाइंड हो चुकी है। ये हमारा मेन टारगेट था। अब आपको मैं ज़रा सारा समराइज करता हूँ। देखें जी, सबसे पहले हमने वो मीडियंस ड्रॉ किए। अब हमने क्या किया जी, सबसे पहले ये मिड पॉइंट फाइंड किया। क्यों? क्योंकि जब हमें ये पता चल जाएगा इस पॉइंट और इस पॉइंट की मदद से हम डायरेक्ट इस रिक्वायर्ड जो लाइन है या मीडियन है इसके हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले M1 M2 M3 ये देखें हमने तीनों मिड पॉइंट जो है वो फाइंड किए। इसके बाद अब चूंकि ये पॉइंट भी है ये भी है, इन दोनों पॉइंट्स की मदद से डायरेक्ट हमने इस लाइन का स्लोप फाइंड किया। इसी तरह तीनों लाइंस का हमने क्या किया जी, स्लोप फाइंड किया। ये अगर आप देखें तो ये हमने स्लोप जो है ना वो फाइंड किया। जब स्लोप पता चल गई तो हम इजीली इक्वेशंस भी फाइंड कर सकते थे। सो यहाँ पे हमने तीनों जो है ना वो मीडियंस की इक्वेशंस के लिए फार्मूला लिखा। अब वो जो मीडियन है वो हमारा किस पॉइंट में से पास हो रहा है, आप चाहें तो आप M1 भी यूज़ कर सकते हैं, आप A भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये हमने जो है ना फिर इनके इक्वेशंस भी फाइंड कर ली। फाइनल हमारा ये आंसर आ चुका है। अब इसी तरह हमारा नेक्स्ट वर्क होगा एल्टीट्यूड्स के ऊपर। सो अभी हम एल्टीट्यूड्स की बात करते हैं जी। सबसे पहले हम बना लेते हैं, शेप बना लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो सपोज ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जी। ठीक है, एक ट्राइंगल सी बना लेते हैं और इसके बाद फिर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। देखें एल्टीट्यूड क्या होता है जी कि एक वर्टिक्स से बिल्कुल सीधी लाइन जो कि ऑपोजिट साइड के साथ 90 का एंगल बनाए। ठीक है, ये अब मिड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, अब देख लें ये मिड पॉइंट नहीं है बल्कि ये सीधा एक लाइन जो है ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है जो कि 90 का एंगल बनाता है। इसको कहते हैं एल्टीट्यूड्स। जैसे कि हमने नाम दिए हुए थे, ये हमारे पास पॉइंट A था और उसकी वैल्यू भी गिवन है 0 और 4 और इसको हमने B का नाम दिया था, ये भी वैल्यू गिवन है 4 और 6 और ये C था जी जो कि -2 और -2 था। अच्छा, अब ये हमारे पास एक एल्टीट्यूड ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, इसको बेशक आप जैसे हमने पिछले पॉइंट्स में चूंकि वो मिड पॉइंट था तो हमने M1 M2 M3 कहा था। अब ये एल्टीट्यूड है तो इसको हम ना अपनी मर्जी से A1 चलें कह देते हैं। एल्टीट्यूड से A है तो A1 हो गया, यानी कि पहला एल्टीट्यूड। अब फिर B से ड्रॉ करें। B से आपने ऐसे ड्रॉ करना है कि वो बिल्कुल उसके सामने जो साइड है उसके साथ 90 का एंगल बनाए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि एंगल जो है वो 90 का होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो एंगल जो है वो 90 का अगर बनाए तो ये सपोज यहाँ पर हम कहते हैं कि ये 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एल्टीट्यूड जो है वो 2 हो गया। अब तीसरा जो आपने ऐसे ड्रॉ करना है कि वो भी 90 का एंगल बनाए।
तो अब सपोज कहते हैं जी कि ये एक ऐसी लाइन ड्रॉ हुई है कि यहाँ पे 90 का एंगल है, तो ये हमारे लिए एल्टीट्यूड 3 है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखें अब पिछले पार्ट में हमने क्या किया था कि हमने सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड किए थे। पहली बात है कि ये एक मिड पॉइंट भी नहीं है, इसलिए ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मिड पॉइंट है ही नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अब लेट्स सपोज हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है ना, ये लाइन किस पॉइंट में से पास हो रही है। अगर हमें ये पॉइंट नहीं पता तो ये तो पता है। अब ये हमारा मसला हल हो गया कि ये लाइन इस पॉइंट में से पास हो रही है। अब दूसरी जो ये गिवन लाइन है, इसके देखें दोनों पॉइंट्स गिवन है। अब हम इनके स्लोप फाइंड करेंगे। अब चूंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका परपेंडिकुलर का प्रोसीजर आपको पता है कि उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं और स्लोप फाइंड हो जाएगी हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की भी। ठीक हो गया जी। इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ पर हमें मिड पॉइंट वगैरह फाइंड करने की जरूरत नहीं है और फाइंड भी नहीं हो सकते। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट की स्लोप फाइंड्स करेंगे। सो यहाँ पर हम हेडिंग में ला लेते हैं कि जी हम स्लोप्स फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम किसकी स्लोप फाइंड करेंगे, तो हम पहले मीडियंस की एल्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो ये बी सी के ऊपर है, सो हम स्लोप फाइंड करते हैं बी सी की। फिर आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि क्यों फाइंड कर रहे हैं। सो जी मैंने हेडिंग्स बना ली। स्लोप ऑफ बी, देखें ए के हिसाब से आप देखें ए वन जो लाइन है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, सो हम बी और सी की स्लोप फाइंड करेंगे। जब हमारे पास बी और सी की यानी कि इस लाइन की स्लोप फाइंड होगी तो इसकी भी फाइंड हो सकती है क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है। इसकी स्लोप का हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो इसका भी स्लोप फाइंड हो जाएगा। फिर इसी तरह अब इसके बाद A2 जो है वो ए सी के ऊपर जो है ना वो है, तो इसलिए हमने स्लोप फाइंड करनी है ए सी की। फिर जब ए सी की फाइंड होगी तो ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। फिर A3 जो है वो ए बी के ऊपर है, सो हम ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे और जो इसकी स्लोप आएगी उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास इस लाइन की भी आ जाएगी। सो आपको पता है जी स्लोप का फार्मूला क्या होता है। स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप हम फाइंड करें बी सी की, इसके साथ छोटा सा हम बी सी लिख लेंगे और हमारे पास फार्मूला जो है वो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 है। वैल्यूज ज़रा इसमें पुट करें तो y2 माइनस y1 तो -2 -6 हो जाएगा और डिवाइड बाय -2 -4 -2 -4। इसको सॉल्व करें तो ये -8 डिवाइड बाय -6, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और 2 4 8 2 3 6, तो ये हमारे पास 4/3 जो है ना स्लोप आ चुकी है। लेकिन ये हमारे रिक्वायर्ड लाइन की नहीं है, ये गिवन लाइन की है। अब रिक्वायर्ड लाइन क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि एल्टीट्यूड होते ही परपेंडिकुलर है, तो अब हम उसका रेसिप्रोकल भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर चलो लिख लेते हैं आगे कि चूँकि हमारे पास जो असल टारगेट है हमारा वो A1 है, इसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। ये बेसिकली ये A से लेकर A1 तक इसकी स्लोप हमें चाहिए क्योंकि यही हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। इसकी स्लोप क्योंकि ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, यानी कि ये लाइन इसके ऊपर 90 के साथ एंगल बना रही है। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है जी, बी सी के ऊपर। A1 परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, तो बी सी की स्लोप तो हमारे पास है। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो फिर ए स्लोप ऑफ A1 की क्या होगी, इसी का रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, ये 4/3 है, इसको आप 3/4 कर दें, 3/4, तो ये आपके पास जो है ना स्लोप भी फाइंड हो चुकी है A1 की। ठीक है, इस तरीके से आपने वर्क करना है। अब आप नेक्स्ट जो है ना वो इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, उसका भी फिर आप नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने लिखना है जी स्लोप ऑफ AC, फार्मूला है जी y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। वैल्यू ज़रा पुट करें तो y2 माइनस y1 तो -2 -4 -2 -4 डिवाइड बाय -2 -0 -2 -0। सॉल्व करें तो ये -6 डिवाइड बाय -2। मज़ीद सॉल्व किया जाए तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, तो ये आपके पास 3 आ गया। अब चूंकि हमें असल टारगेट हमारा AC की स्लोप नहीं चाहिए, हमें स्लोप चाहिए BA2 की, क्योंकि ये हमारे पास असल में हमारा एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड स्लोप पता होगी तो आगे इक्वेशन पता होगी ना। सो हमारे पास हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो असल टारगेट BA2 है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर जी, AC के ऊपर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो जो स्लोप इसकी है ना उसका रेसिप्रोकल कर लें,
तो स्लोप ऑफ BA2 क्या होगी जी, नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका, यानी कि 3 बाय, सपोज कर ले 1 है तो 1/3 हो जाएगा, तो ये 1/3 हो गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसी तरह आपने इसकी स्लोप फाइंड करनी है और उसका भी नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है। स्लोप ऑफ AB आप फाइंड करने लगे जी, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करें तो 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 0। ठीक है जी। और 6 माइनस 2 आपको पता है जी, ये आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 4। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये 1/2 आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया जी, 1/2। अब आपको जो असल जिसकी स्लोप चाहिए वो आपके पास है CA3। ठीक है, ये देखें CA3, इसकी इस एल्टीट्यूड की आपको स्लोप चाहिए। तो ये जो एल्टीट्यूड है ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। आपने ये लिखा कि CA3 परपेंडिकुलर है किसके ऊपर जी, AB के ऊपर। सो अब हम इजीली CA3 की स्लोप फाइंड कर सकते हैं। इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, नेगेटिव 1/2 है तो इसको आप 2/1 कर लें। 2/1 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से डिवाइड करने से 2 ही आएगा। तो ये आपके पास स्लोप भी फाइंड हो चुकी है। अब हम आप इजीली इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपके पास तीनों एल्टीट्यूड्स की स्लोप आ चुकी है। सो अब हमने नेक्स्ट हेडिंग बना ली, इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड। सबसे पहले क्योंकि एल्टीट्यूड हमारे पास 3 है तो मैंने ये लिखा कि इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड A से लेकर A1 तक पासिंग थ्रू। अब ये जो एल्टीट्यूड है, ये लाइन है, ये आप किस पॉइंट में से पास हो रही है, इसमें से आप सिर्फ A यूज कर सकते हैं। क्यों? देखिए इसके पास 2 ऑप्शन थे ना, एक A और एक A1। A1 तो हमें पता ही नहीं है, हम फाइंड भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये मिड पॉइंट भी नहीं है। अब हमारे पास ये पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, सो हम इस पॉइंट को अब आप यूज करेंगे। आप ये कहेंगे कि ये जो आपका पास एल्टीट्यूड है ये इस पॉइंट में से पास हो रहा है और इसकी आपने जो है ना वो क्या नाम है, इसका स्लोप भी फाइंड कर चुके हैं। सो यहाँ पर आप फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला आपको पता है जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 आपके पास है जी 4। अब स्लोप आपने डायरेक्ट आप इस एल्टीट्यूड की फाइंड की हुई है जो कि ये है -3/4 x माइनस x1 आपके पास क्या है जी 0। इसको आप सॉल्व करें, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये y माइनस 4 इज इक्वल टू -3। देखें x माइनस 0 x ही आएगा तो ये आप डायरेक्ट -3x लिखें। इसको आप इधर शिफ्ट कर लें, बल्कि आप पहले मल्टीप्लाई करें। 4y माइनस 16 इज इक्वल टू -3x। अब -3 को आप इधर शिफ्ट करें -3x को, तो ये +3x और फिर +4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो है ना ये इक्वेशंस फाइंड हो चुकी है एल्टीट्यूड की। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट टारगेट आपका इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड BA3 पासिंग थ्रू। अब देखें ये जो BA3 है, BA2 ये हमारे पास इस पॉइंट में से पास हो रहा है। अब ये तो पॉइंट है ही नहीं, सो हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। ठीक है, और स्लोप भी हम ऑलरेडी इसकी फाइंड कर चुके हैं। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मैंने लिख दिया, ये x1 y1 हो गया, फार्मूला भी लिख लिया, पुट कर लेते हैं जी। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 6 है और स्लोप इसकी हमने फाइंड की हुई है -1/3। तो -1/3 फिर x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है जी 4। ये 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। y माइनस 6 इज इक्वल टू -1 x माइनस 4। 3 को मल्टीप्लाई करें, 3y माइनस 6 3 18, तो ये -x प्लस 4 हो गया। इसको आप इधर शिफ्ट करें तो ये +x, फिर आगे +3y माइनस 18 और ये -4 इज इक्वल टू 0। सो इस तरह ये x प्लस 3y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो एल्टीट्यूड है उसकी इक्वेशन भी फाइंड हो चुकी है। अब तीसरा जो एल्टीट्यूड है वो CA3, ये वाला है CA3। ठीक है, अब ये जो ये सपोज ये लाइन है और ये किस में से पास हो रही है, ये इसमें से भी पास हो रही है, इसमें से भी, लेकिन ये तो हमारे पास है ही नहीं, ये हम यूज़ करेंगे C वाला। सो यहाँ पे हमने लिखा कि इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड पासिंग थ्रू, इसमें से पास हो रहा है जिसको हमने x1 y1 कह दिया है और ये हमने फार्मूला भी लिख लिया, वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी। y माइनस y1 हमारे पास देखें -2 है, तो आप डायरेक्ट वो माइनस और ये फार्मूले का माइनस प्लस कर दें। m आपके पास जो है ना वो -2 है। ठीक है जी, और x देखिए ये माइनस और ये माइनस +2 हो गया, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब ये -2x और -4 होगा और ये y +2, ये माइनस में इसलिए इसको इधर शिफ्ट करें तो ये +2x, फिर आगे +y
और +2 और ये -4 +4 इज इक्वल टू 0। सो इस तरह ये 2x + y + 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये हमारे पास एल्टीट्यूड की इक्वेशंस भी फाइंड हो चुकी है। आप देखें तो इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड ये तीनों हमने फाइंड कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, रिड्यूस द इक्वेशंस। ये दो इक्वेशंस दिए हैं, देखें ये ए पार्ट है और ये वाला बी पार्ट है, इन दोनों को हमने रिड्यूस करना है इनटू। आगे देखें 6 पार्ट दिए हुए हैं, यानी कि हमने इस ए वाले को इन सब के साथ सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को हमने इन सब फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है। इसी तरह हमने ये जो बी वाली इक्वेशंस है इसको भी इन सब के साथ जो है ना वो सॉल्व करना है। तो ये समझ लें कि यहाँ पर हमारे पास दो तरह के दो क्वेश्चंस बन गए। सो सबसे पहले अब इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, तो मैं क्या करूँगा जी कि दोनों इक्वेशंस को जैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने लिख लिया, मैंने क्या लिखा हुआ है कि ए और एक साइड पर बी लिख लिया है। अब इस इक्वेशन को मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये जो इसका पहला पार्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इस इक्वेशन को इसमें चेंज करूँगा, साथ ही इसको इसमें चेंज करूँगा क्योंकि मेथड एक होगा, इसलिए मैं एक जो है ना इक्वेशंस को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, दूसरी को भी इसके साथ ही जो है ना वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लूँगा। इसी तरह साथ साथ दोनों चलते रहेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा इस तरह। तो ये इक्वेशन ए होगी और ये बी होगी। देखिए पहला जो हमारा पार्ट है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हमने इस इक्वेशन को चेंज करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये वाली होती है, ये आपकी बुक में सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले अगर आप देखें तो आपके सारी फॉर्म्स मिल जाएंगी। अच्छा, इसका मतलब यह है कि हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। कैसे? देखिए इसमें y अलग है, इसका मतलब है इसमें आप y को अलग कर लें। पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 6x + 8y - 11 इज इक्वल टू 0। अब इसके अकॉर्डिंग हमने बनाना, देखें तो सिर्फ y है, इसका मतलब है हम सिर्फ y को इधर रहने दें। तो ये 8y, फिर इस तरफ पहले x है तो ये इधर आके -6x हो जाएगा और ये -11 + 11 हो जाएगा। लेकिन अब अगर देखा जाए तो सिर्फ y है, 8 भी नहीं है। आप 8 को इस तरफ क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जो है ना इस सारे के साथ डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। आप चाहें तो डायरेक्ट अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं। अब ये 8 जो सारे के साथ डिवाइड हो रहा है, मैं इसको इसके साथ अलग डिवाइड कर लेता हूँ। -6/8 साथ x आ जाएगा, फिर +11/8 जो है ना वो आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप सॉल्व कर लें तो देखेंगे 2 3 * 6, 2 4 * 8, तो ये आपके पास -3/4 x + 11/8 और ये y। अब आपके पास ये जो इक्वेशन है ये चेंज हो चुकी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका ये स्लोप है और ये y समझ है, ये सारा आपका y इंटरसेप्ट है। तो ये आपका क्वेश्चन ये जो पार्ट है ये सॉल्व हो चुका है। अब बिल्कुल इसी तरह हमने बी पार्ट को भी चेंज करना है, तो हम साथ साथ ही कर लेते हैं। देखिए एक ही प्रोसीजर इधर भी यूज़ होगा। वैसे आपको ये करना चाहिए, ये आप सीखें और ये आप खुद प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैं ये दोबारा से इक्वेशन लिख लेता हूँ जी, 4x - 3y + 9 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें हमने y को अलग करना है, तो ये y वाली टर्म इधर रहने दें -3y, और दूसरी तरफ आपने पहले x वाली टर्म लिखनी है, ये जो है आप इधर ला के ये -4x कर देंगे, ये +9 -9 हो जाएगा। अब -3 को आप देखें तो सिर्फ y है, तो ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -4x - 9 डिवाइड बाय -3। आप चाहें तो डायरेक्ट अलग अलग भी डिवाइड कर सकते थे जैसे ये हमने किया था। बहरहाल जी आप इन दोनों को आप अलग अलग डिवाइड करें तो -4/-3x, फिर आगे -9/-3 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस तो कट गया, ये आ जाएगा जी 4/3x। देखें ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। तो ये आपके पास जो फॉर्म बन चुकी है जी इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये आपका दोनों पार्ट्स का, ए का भी और बी का भी, जो पहला पार्ट है ये हो गया कंप्लीट। अभी हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए मैंने दोबारा से ए लिख लिया, इधर बी लिख लिया है, और इन दोनों को हमने जो सेकंड पार्ट है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म ये वाली होती है, ये आपको सारी जो है ना याद करनी पड़ेगी, आपकी बुक में सारी फॉर्म्स लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा अब अगर आप देखें जी तो मैं ज़रा इस इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूँ, 6x + 8y
-11 इज इक्वल टू 0। अब देखें इस फॉर्म में लेकर आने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ इसमें x और y है, कांस्टेंट नहीं है, यानी कि x और y ये जो कांस्टेंट है इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा जी 6x प्लस 8y इज इक्वल टू -11, इधर आके हो जाएगा +11। अब अगर आप मजीद इसको देखें तो जो आपके इक्वल के दूसरी साइड पर है वो सिर्फ 1 है। 11 को आपने 1 बनाना है। 1 कैसे बनाएंगे? 11 को 11 से ही डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर आप जब 11 को इस सब को फिर आप डिवाइड करना पड़ेगा तो ये 6x डिवाइड बाई 11 प्लस इसी तरह 8y डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 11 करेंगे। सो ये आपके पास अब हो जाएगा 1 और ये जो है 6x डिवाइड बाई 11 प्लस 8 डिवाइड बाई 11। अब देखिए इस फॉर्म में सिर्फ x है, इसके साथ भी कुछ भी नहीं है, इधर सिर्फ y है, जबकि यहाँ पर x के साथ 6 है, 8 के साथ y के साथ 8 है। इस 6 को आप ख़त्म करें, ये 6 जो है ना यहाँ पर जो इधर मल्टीप्लायर है इसके साथ नीचे आ जाएगा, x डिवाइड बाय ये 11/6 हो जाएगा। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इधर आपका y आ जाएगा डिवाइड बाई 11 और 11 के डिवाइड में आप लिख लेंगे 8 और इज इक्वल टू 1। ये आपकी फॉर्म जो है ये बन चुकी है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमने 6 को इधर कैसे लिख दिया है। देखें जी, लेट्स सपोज अगर आप ये दोबारा से देखें x डिवाइड हो रहा है किसके साथ? 11/6 के साथ। आपको पता है जब आप डिवाइड का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो ये 6/11 हो जाता है। तो ये देखें ये क्या बनेगा 6x/11। इसका मतलब है ये चीज़ वापस वो बन रही है, इसको फिर हम यूँ लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह आपने ये लिख लिया। अब आप सेकंड भी ज़रा इसी तरह सॉल्व करेंगे। देखें जी, हम सबसे पहले ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पर लिख लेते हैं 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा इसमें सिर्फ x और y है, इधर x और y रहने दें, ये जो कांस्टेंट है आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें। तो ये 4x माइनस 3y और ये जो +9 है ये इधर आके -9 हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये सिर्फ 1 है, इसको आप 1 कैसे बनाएंगे? -9 को -9 से डिवाइड करें, फिर सब के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 4x डिवाइड बाय -9, फिर इसी तरह -3y डिवाइड बाय -9 और ये -9 डिवाइड बाय -9। अब आपका ये तो हो गया 1। इसको आप कैसे लिखेंगे? ये मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पर सिर्फ x है, ये 4 भी नहीं है, तो 4 को आप इधर नीचे लिख सकते हैं। x डिवाइड बाय पहले आप -9 लिखें और इसके डिवाइड में आप 4 लिख लें और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, इसको आप चाहें तो 9y, ठीक है, y डिवाइड बाय 9 और 3 भी कर सकते हैं। मैं आप लिख देता हूँ, ये y 9 आपने लिखा और डिवाइड बाय इसके आप 3 कर देंगे। इसको आप मज़ीद सिंपल भी कर सकते हैं, इसको आप सिंपल कर लें, ठीक है, नहीं तो ये भी ठीक है, ये यहाँ तक भी ठीक है। सिंपल करें तो ये x, ये -9 डिवाइड बाय 4, ये तो सिंपल नहीं हो सकते, प्लस और ये y ये सिंपल हो सकते हैं, 3 1 3 3 3 9, ये सिंपल आपके पास 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास जो फॉर्म आपको रिक्वायर्ड थी वो बन चुकी है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ये हमारे पास जो तीसरा पार्ट है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म है, यानी कि हमने ए और बी को दोनों को पॉइंट स्लोप फॉर्म में चेंज करना है। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म ये वाली होती है, ये सारी फॉर्म्स आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा देखें, इस फॉर्म में हमें एक तो स्लोप चाहिए, m मीन स्लोप। इस इक्वेशन से हमने स्लोप फाइंड करनी है। इक्वेशन से स्लोप फाइंड करने का तरीका आप सीख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और शायद 8 में हमने सीखा था। और इसके अलावा x1 और y1 भी हम पॉइंट निकालेंगे। तो देखें सबसे पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं जी। स्लोप का हमारे पास एक सिंपल सा जो फार्मूला है वो ये है कि m इज इक्वल टू -a/b। आप इसको वैसे y के लिए सॉल्व करें, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तब भी आप m जो है फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा शॉर्टकट वे है। अब देखिए माइनस तो इसी तरह a की वैल्यू होती है x वाली, ठीक है, ये आपका जो है ना a है और ये आपका b है। मैं लिख देता हूँ, ये a है और ये b है। तो माइनस इसी तरह a की वैल्यू आप लिख लेंगे 6 और b की वैल्यू आप लिख लेंगे 8। इसको आप चाहें तो आप मज़ीद सिंपल भी कर सकते हैं इधर से ही, ठीक है। तो ये सिंपल हो के 2 3 6 2 4 8, तो ये आपके पास -3/4 जो है ना वो स्लोप बन रही है, ठीक है जी। अब आपका टारगेट है x1 और y1। x1 और y1 कैसे फाइंड होगा, यानी कि x1 और y1। इसमें आपने क्या करना है जी, लेट्स सपोज आप x1 को 0 कर लें,
ठीक है, y1 को भी 0 कर सकते हैं, लेकिन आप y1 को 0 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो हमारे पास वैसे पॉइंट स्लो फॉर्म होती है, ये आपकी बुक में अगर आप देखें तो जहाँ पे पॉइंट स्लो फॉर्म की डिटेल लिखी हुई है, वहाँ पे हमारे पास जो लाइन होती है वो नॉन वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये अगर आप देखें तो पॉइंट स्लो फॉर्म जो हम जो लाइन कंसिडर करते हैं वो नॉन वर्टिकल होती है। इसलिए अगर हम यहाँ पर y को 0 कर दें, ठीक है, और सिर्फ हमारे पास x पॉइंट आ जाए तो वो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, x1 को सपोज हम 0 कर लेते हैं। x1 बेसिकली x, यहाँ पर हमने x को 0 कर देना है और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम जरा यहाँ पे साइड पे ही सॉल्व कर लेते हैं। मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ जी, 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर भी लिख लेते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू 0। आप इसमें जब x 0 करेंगे तो ये 0 प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये तो सारा 0 हो जाएगा। 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसी तरह 8y इज इक्वल टू ये प्लस 11 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 11/8। तो ये आपके पास y या y1 भी इसको आप कह सकते हैं, ये 11/8 आ चुका है। सो अब आप जो है ना वो इजीली ये फॉर्म जो है वो बना सकते हैं। मैं अगेन से यहाँ पर ये फॉर्म लिख देता हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 11/8। ठीक है, 11/8 इज इक्वल टू m, आपने स्लोप भी फाइंड कर लिया जो कि अगर आप देखें तो -3/4 है, -3/4, और x माइनस x1 जो है वो आपके पास है 0। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसी फॉर्म को ही आप रहने दें, क्योंकि हमने बेसिकली पॉइंट स्लो फॉर्म बनानी है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी, ना कि इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, ये हमारे पास एक पॉइंट स्लो फॉर्म जो है वो बन गई है। ठीक है जी, इसी तरह अब आपने नेक्स्ट जो दूसरा है इसको भी सॉल्व करना है। सेम प्रोसीजर है जी सारा। सबसे पहले आप चूंकि m फाइंड करेंगे तो m के लिए आपके पास क्या फार्मूला है, माइनस a/b। a आपके पास यहाँ पर ये a है और ये जो आपके पास b है, तो माइनस a की वैल्यू आपके पास 4 है और b की वैल्यू आपके पास -3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4/3 आ गया। अब इसी तरह नेक्स्ट टारगेट आपका x1 और y1 है। तो मैंने आपको अगेन बताया कि पॉइंट स्लो फॉर्म में हम जो लाइन कंसिडर करते हैं वो नॉन वर्टिकल होती है। तो नॉन वर्टिकल लाइन तब आएगी जब आप x को 0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम x को अगर 0 कर देते हैं और y हमारे पास फिर आ जाएगा, तो कैसे आएगा जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन लिखते हैं, 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें हम पुट कर लेते हैं जी x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये 0 होगा, -3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये सारा हमारे पास 0 हो जाएगा। -3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, -3y ये प्लस 9 -9 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 9/3 और ये आपके पास आ जाएगा 3। सो हमारे पास y1 आ चुका है 3। अब हम जो उसकी फॉर्म है जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 लिख लिया। आप वैल्यूज इसमें पुट करें तो y माइनस y1 की वैल्यू देखें 3 है। ठीक है जी, और स्लोप आपके पास 4/3 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 4/3 और x1 को हमने 0 कंसिडर किया है और यही आपकी फॉर्म जो है वो रिक्वायर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब नेक्स्ट जो है वो a और b को हमने जो इसका फोर्थ पार्ट है 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2 पॉइंट फॉर्म ये वाली होती है। अच्छा, आपकी बुक में 2 पॉइंट फॉर्म जो है वो लिखी हुई है, वो ये वाली लिखी हुई है, और ये जो डिवाइड हो रहा है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई उन्होंने किया है, एक ही बात है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप चेक करें तो इसमें ये जो पॉइंट है, ये वैल्यू ये यहाँ पर उन्होंने डिवाइड की हुई है, तो इसको इधर लिखा हुआ है, तो एक ही बात है, मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड कर लिया है और इस तरह हमने इस फॉर्म को लिख लिया है। अब 2 पॉइंट फॉर्म के लिए मेन टारगेट हमारा x1, y1, x2 और y2 फाइंड करना है। तो देखें जी, अब हम x1, y1, x 2 पॉइंट, बेसिकली 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट्स हमने फाइंड करना है। तो पहला पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, हम पुट कर लेते हैं जी x इज इक्वल टू 0। हम इसमें x को 0 करेंगे तो y हमारा आएगा, यानी कि आप देखें, लेट्स सपोज मैंने ये इक्वेशन लिख लिया है, 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप x को 0 कर दें। जब हम x को 0 करेंगे
तो ये 6x की जगह 0, 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये सारा 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, 8y इज इक्वल टू 11 होगा और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11/8। यानी कि आपने यहाँ पर क्या करना है जी, एक पॉइंट बन गया आपका। जब आपने x को 0 किया तो y की वैल्यू क्या आई, 11/8। तो ये आपके पास x1 होगा और ये y1 हो जाएगा। अब इसी तरह आपने नेक्स्ट क्या करना है जी, y को 0 कर देना। अब आप क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इसी इक्वेशंस के अंदर। आप दोबारा से इक्वेशन लिख लें, 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर 6x प्लस 8 और y की जगह आप 0 करें, माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 6x ये तो सारा 0 हो जाएगा, ना लिखें तो 6x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू 11/6। तो यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट बन रहा है वो x आपके पास 11/6 आ रहा है। कब, जब आपने y 0 किया तो ये आपके पास जो है ना वो x2 और ये y2 फॉर्म बन चुकी है। अब आप इजीली जो है ना वो ये जो वैल्यूज़ हैं x1 y1 x2 y2 की इसके अंदर पुट करेंगे और आपकी वो फॉर्म बन जाएगी। तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं जी। पहले तो मैं ये सारी फॉर्म दोबारा से लिख लेता हूँ। फॉर्म हमारे पास क्या है जी, y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जी, इसमें पुट करनी है सिंपल। तो y माइनस, आप देखें y1 की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 11/8। तो आप इसकी जगह 11/8 लिख लें डिवाइड बाय, अब y2 माइनस y1, तो y2 आपके पास 0 है और y1 11/8 है, तो 0 माइनस 11/8। इसको सॉल्व नहीं करना, आप इसी तरह ही रहने दें। अब नेक्स्ट x माइनस x1, तो x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास 0 है डिवाइड बाय x2 की वैल्यू 11/6 माइनस x1 की वैल्यू 0। इसको आपने सॉल्व नहीं करना क्योंकि हमने उस फॉर्म में ही लिखना है, इसलिए यही हमारा जो है ना वो फाइनल आंसर भी होगा। अब इसी तरह हमने नेक्स्ट जो दूसरा जो है ये इसको भी हमने चेंज करना है, बिल्कुल यही प्रोसीजर होगा सारा। अब हम नेक्स्ट देखें जी, हम एक दफ़ा इसमें x को 0 करेंगे और एक दफ़ा हम y को 0 करेंगे। इक्वेशंस हमने लिख ली हैं। सबसे पहले हम x की जगह यहाँ पर 0 पुट कर लिया, बाकी इसी तरह आगे, और ये सारा हमारे पास हो जाएगा जी 0। तो ये बाकी रह गया -3y प्लस 9, ये -9 इधर आके प्लस 9 -9 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 3 को हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 3, यानी कि x को हमने 0 किया, y हमारे पास 3 आ गया। सो इसको हम x1 और इसको हम y1 कह देंगे। बिल्कुल इसी तरह अब हमने ये भी सॉल्व करना है। सो अब हम इसमें y 0 करते हैं जी। तो ये मैंने y की जगह 0 पुट कर दिया। अब ये सारा 0 हो जाएगा, ये 4x और ये 9 आ गया, प्लस 9 इधर आके -9 और 4 को हमने इधर डिवाइड किया। सो हमारे पास x की वैल्यू -9/4 जब y को हमने 0 किया। ठीक है जी, तो ये x2 और ये y2 आ गए। अब हमने ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर लेनी है। अब ये वैल्यूज़ हम जो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें पुट कर लेते हैं जी। जब वैल्यूज़ पुट की तो ये हमारे पास इसकी जो फाइनल जो इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म है वो आ चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ए और बी पार्ट को हमने जो इसका जो 5वां पार्ट है नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। नॉर्मल फॉर्म ये वाली फॉर्म है, ठीक है, ये आपकी बुक में लिखी हुई है, आपको ये प्रिपेयर होनी चाहिए। अब देखें इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो कॉस थीटा और साइन थीटा है और पी की वैल्यू है। अगर ये वैल्यूज़ हमें पता चल जाए तो हम इसमें पुट करेंगे तो वो नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। लेकिन ये वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन से कैसे फाइंड करेंगे, स्पेशली कॉस और साइन कैसे आएगा। तो यहाँ पर आप क्या करें, सबसे पहले आप स्लोप फाइंड करें, क्योंकि स्लोप आपको इजीली फाइंड कर सकते हैं। स्लोप की मदद से आप कॉस और साइन भी फाइंड कर लेंगे। वो कैसे, अभी देखिएगा। स्लोप आपको पता है जी वो इक्वल होती है -a/b के, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वैल्यू आपकी a की होती है और ये वैल्यू b की होती है। तो यहाँ पर -a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 8 है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्लोप जो है ना वो -a और b के इक्वल होती है, और स्लोप को हम tan थीटा के इक्वल b कहते हैं। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा के भी होती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये सारा इक्वल है किसके जी, tan के। और tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, यहाँ पर अगर आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर आवर बेस के इक्वल होता है। ठीक है, सो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है और ये हमारे लिए
बेस है। तो यहाँ पर अगर हम राइट ट्राइंगल बनाएं और हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करके साइन और कॉस भी फाइंड कर सकते हैं। सो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। सो ये परपेंडिकुलर, माइनस को आप छोड़ दें, माइनस को आप इग्नोर करें, सारी वैल्यूज आपने पॉजिटिव कंसिडर करनी है। तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 6 और बेस आपका हो जाएगा जी 8। अब आप जो है ना ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। जब आपको हाइपोटेन्यूज पता चल जाएगा तो इस तरह साइन और कॉस भी फाइंड किए जा सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। वो भी आपको आता होगा, जो कि हमारे पास है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर करेंगे प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी 36। दोनों को ऐड करें तो ये बनता है जी 100। और हाइपोटेन्यूज का जब आप यहाँ पर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। आपने इसको देखना है जी। वैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव तब कंसिडर करते हैं अगर हमारे पास ये वैल्यू जब दूसरी साइड पर जाए तो अगर नेगेटिव हो, क्योंकि यहाँ पर पी पॉजिटिव है, ठीक है। ये वैल्यू देखिए नेगेटिव नहीं है, इसके साथ माइनस नहीं है। इसी तरह हम कोशिश करते हैं कि ये हमारी वैल्यू जब इधर शिफ्ट करें तो ये पॉजिटिव हो। बहरहाल ये मैं आपको भी गाइड करता हूँ। देखें सबसे पहले आप क्या करें, हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के बाद आप फ़ौरन ये इक्वेशन लिख लें। ये क्यों लिख रहे हैं अभी आपको लॉजिक समझ आ जाएगी। मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, ये जो कांस्टेंट वाला नंबर है इसको आप दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लें, ठीक है। 6x प्लस 8y, ये माइनस 11 इधर आके प्लस 11। अगर ये नेगेटिव हो फिर हम क्या करते हैं कि हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं। सबसे पहले क्यों पॉजिटिव बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें ये साइड जो है वो देखिए पॉजिटिव है, पी के साथ कोई माइनस का साइन नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे जी यहाँ पर, अब इसके बाद आपने इक्वेशन लिखी, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया। आप ये जो 10 है ना इसको आप इन सब से डिवाइड कर दें। अब क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये भी आपको लॉजिक समझ आ जाएगी। तो देखें जी ये हमारे पास 6 डिवाइड बाय 10 और साथ आ जाएगा x, इसी तरह 8 डिवाइड बाय 10 y और 11 डिवाइड बाय 10। इसको आप क्या करें, x को अलग लिख लें और ये 6 बाय 10 ब्रैकेट में कर लें। इसी तरह y लिखें, फिर आप 8 बाय 10 लिख लें और ये 11 बाय 10। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है बिल्कुल आपकी नॉर्मल फॉर्म की तरह बन चुकी है। इट्स मीन x के बाद cos थीटा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो x के बाद ये जो वैल्यू है ये आप समझ लें कि ये cos की वैल्यू है। सो आपके पास यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या बन रही है जी 6 बाय 10, और y और ये साइन की होती है, साइन थीटा की वैल्यू क्या बन रही है 8 बाय 10। इसको आप मजीद अब सॉल्व भी कर सकते हैं, मजीद सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे वैल्यूज आप लिख लें पहले ही, x मजीद सॉल्व करें तो ये देखें ये आपके पास 3 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 3 बाय 5 और इसी तरह प्लस y और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 बाय 5 इज इक्वल टू ये आपके पास ये p की वैल्यू आ चुकी है 11 बाय 10। तो ये फॉर्म आपके पास जो बनी है ये नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। इसमें कॉस और साइन की वैल्यू बेशक ये वाली लिख लें ताकि हमें ये पहले क्लियर हो जाए कि ये कॉस की वैल्यू बन रही है और ये साइन की वैल्यू, ताकि इस डायग्राम के मुताबिक भी यही वैल्यूज़ बने। बाकी आप इसको भी अगर आप चाहें तो सिंपल कर सकते थे, अदरवाइज ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ जी कि आपने क्या किया है, डिवाइड बाय 10 किया है, ठीक है। डिवाइड बाय 10, ये 10 कहाँ से आया, ये वाला जो आपका 10 था इससे आपने इसको डिवाइड किया। अब इसी तरह आपने दूसरा जो बी पार्ट है उसको भी सॉल्व करना है। आप बिल्कुल सेम यही सारा प्रोसीजर आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है जी। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कॉस और साइन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे स्लोप फाइंड करते हैं, उससे हमें टेन पता चलता है और टेन की मदद से साइन और कॉस फाइंड किए जाते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास स्लोप का जो फार्मूला है जी वो -a ओवर b है और ये एज a है और ये वैल्यू b है। तो हमारे पास -a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -3 है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी 4/3 और ये इक्वल आप समझ लें 10 के। 10 आपके पास इक्वल होता है जी परपेंडिकुलर और बेस के, ठीक है। और ये भी याद रखें कि हमने ये क्यों स्लोप को tan थीटा के इक्वल कर लिया, क्योंकि स्लोप जो है वो इक्वल होती है tan थीटा के। ये फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा। सो आप 10 चूँकि इक्वल है परपेंडिकुलर और बेस के, इट्स मीन ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है और ये बेस है।
तो यहाँ पर अगर हम राइट ट्राइंगल एक बनाएं तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो 4 है और बेस जो है वो 3 है। हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे तो फिर हमारे पास साइन और कॉस भी फाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं जी बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये बनेगा जी हमारे पास 9 + 16 25, और इसका जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो बनेगी h = 5। ठीक है जी। अब इसके बाद आपने फ़ौरन जो इक्वेशंस है आपके पास ये आपने लिखनी है। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ 4x - 3y + 9, और इसके बाद ये जो नंबर है इसको आपने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। 4x - 3y = -9। देखें ये नेगेटिव हो गया है। मैंने आपको ये बताया था कि ये आपकी साइड हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में ये साइड आपकी पॉजिटिव है। ठीक है, इसके साथ नेगेटिव नहीं है। सो इसको पॉजिटिव बनाने का एक ही तरीका है कि आप माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो सबको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका बन जाएगा जी। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, तो मेक राइट साइड पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे कैसे? सबके साथ माइनस मल्टीप्लाई करें तो फिर ये हमारे पास -4x और ये माइनस +3y, और इस तरीके से ये माइनस +9 हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है जो आपका हाइपोटेन्यूज आया हुआ है। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेंगे जी, डिवाइड बाय 5, तो ये -4/5 x। ठीक है जी, तो ये 3/5 9/5 हो गया। अब इसको हम लिख लेते हैं x, और ये -4/5 प्लस फिर हम y लिखते हैं, और ये 3/5 = 9/5। तो ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म जो है वो नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है। अब नेक्स्ट जी ए और बी पार्ट को हमने सिमेट्रिक फॉर्म में जो है वो चेंज करना है। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले हम सिमेट्रिक फॉर्म ये वाली है, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमें साइन और कॉस चाहिए। इसके साथ साथ हमें x1 और y1 भी चाहिए। ठीक है, तो साइन और कॉस तो आपको पता है, आप स्लोप की मदद से फाइंड कर सकते हैं। स्लोप का फार्मूला है जी -a/b। ठीक है, अब ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें, -a की जगह आप लिखेंगे 6 और b की जगह आप लिख लेंगे 8। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि स्लोप जो है वो tan थीटा के इक्वल भी होती है। सो इससे हमें ये पता चल गया कि tan थीटा इक्वल होता है जी हमारे पास परपेंडिकुलर आवर बेस के। ठीक है, और इस तरह जैसे ये भी आपको पता होना चाहिए स्लोप tan थीटा के इक्वल भी होती है, इसलिए हमने इसको tan थीटा के इक्वल लिखा है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है, सो ये परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बेस हो जाएगा। सो यहाँ पर हम राइट ट्राइंगल एक बना लेते हैं जी। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। माइनस को आप इग्नोर कर दें, हमेशा आपने ये वैल्यूज पॉजिटिव कंसिडर करनी है। हाइपोटेन्यूज आप इजीली फाइंड कर सकते हैं जी बाय पाइथागोरस थ्योरम के। ठीक है, जो कि है आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर 8 और ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करें तो ये 64 + 36, तो ये आपके पास बनेगा जी 100, और इसका जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास फाइनल जो है वो आ जाएगा 10। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ से इसके बाद आप चूँकि ये फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट है इसलिए आप साइन और कॉस की वैल्यू लिख लें। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं साइन का फार्मूला क्या होता है जी, सम पीपल हैव, जो आपने ट्रिक पढ़ी हुई है एक, एस मीन सम, ये पीपल हैव। ठीक है, इसी तरह करली कॉस, ये हो गया करली, फिर आगे ये ब्राउन और ये हेयर, ये ट्रिक है जस्ट। इस तरह आपके पता चल गया परपेंडिकुलर आपके पास देखें, अगर आपके पास 6 है तो ये 6 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आपके पास 10 है। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सॉल्व करके सिंपल वैल्यू इसके अंदर आगे जो है ना वो आप लिख सकते हैं। अगर हम सॉल्व भी कर लें तो ये हमारे पास 3/5 आ जाएगा। ठीक है, 3/5, और इसी तरह बेस हमारे पास 8 है, हाइपोटेन्यूज 10 है, तो ये भी हमारे पास 4/5 आ जाएगा। और नेक्स्ट टारगेट हमारा जो है ना वो x1 y1 का है। ये x1 y1 इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखें आप पॉइंट, ठीक है, ऑन दी लाइन, ठीक है, लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या बनेगा, इज वो x1 और y1 होगा। लेट्स सपोज हम x1 को 0 करते हैं तो y1 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम ज़रा वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। पुट
x इज इक्वल टू 0, ये 0 पुट करेंगे y आ जाएगा। किस में 0 पुट करना है, ये जो आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, एक इक्वेशन दी हुई है एक, तो मैं लिख लेता हूँ जी यहाँ पर 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसमें x अगर आप 0 करें तो 8y इज इक्वल माइनस 11 0, 8y माइनस 11 0, इस तरह 8y आपके पास 11 आएगा और ये y इज इक्वल टू 11/8। ठीक है जी, ये वैल्यू आपने लिख ली। अब आपके पास साइन और कॉस की वैल्यू भी आ चुकी है, x1 y1 की वैल्यू भी है। वैल्यूज ज़रा पुट करें, x माइनस, तो ये वैल्यूज़ हमने इसमें पुट की। देखें x माइनस x1 की वैल्यू 0 है, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास 4/5 है, इज इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस y1 की वैल्यू 11/8 और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 3/5 है। तो ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड फॉर्म जो थी वो फाइंड हो चुकी है। अब बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर भी केस सॉल्व करेंगे जी। सबसे पहले हम m फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास माइनस a/b है और a की वैल्यू ये वाली है और ये b की वैल्यू है हमारे पास, माइनस a की वैल्यू हमारे पास 4 है और b की वैल्यू हमारे पास -3 है। सो ये आ जाएगा जी 4/3, जो कि हम tan थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। tan चूँकि इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, सो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। यहाँ पे हम राइट ट्रायंगल बनाएंगे जी। अब मैं थोड़ी सी स्पीड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सारा प्रोसीजर आपको समझ आ चुका है। हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करना है जी बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये 9 + 16 और ये हमारे पास बनेगा जी 25। इस तरीके से ये हमारे पास h जो है वो 25 आ जाएगा। ठीक है, चलें इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारे पास 5 आ गया। अब आपने साइन और कॉस की वैल्यू लिख लेनी है। साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के और कॉस इक्वल होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर आपके पास डायग्राम है, अगर आप देखें तो 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। इसी तरह बेस आपके पास 3 है और ये 5 है। इसके बाद आप मेन टारगेट आपका पॉइंट होता है जी। सो पॉइंट ऑन द लाइन वो आपका x1 y1 होगा। x1 को अगर आप 0 करते हैं तो y1 आप फाइंड कर सकते हैं। आप पुट करें मेन जो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आप, मैं लिख लेता हूँ 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें आप x को 0 कर दें, x को आप 0 करें तो आपके पास ये -3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, -3y इज इक्वल टू -9, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू 9/3। इस तरह आपके पास ये 3 आ जाएगा। अब आप जो मेन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिख लें। सो ये वैल्यूज पुट करें ज़रा। इसमें x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास 0 है। कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप देखें तो ये आपके पास 3/5 इज इक्वल टू, इसी तरह y माइनस y1 आपके पास 3 है। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 4/5 है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म जो है वो आ जाती है। तो यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है जी। बाकी पढ़ाते हुए की बात बुरी लगी तो माज़रत चाहता हूँ। बाकी मेरा गला भी ख़राब हो गया जितना बोल बोल के। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब आज करके जाना है। बाकी जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।